Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के संपादक हारवीर सिंह। हारवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। A quick look at the headlines. At the stock market, Sensex falls 187 points, Nifty drops 58 points, and in corporate earnings, HUL's third quarter net profit rises 12% to 2,505 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi to distribute nearly 71,000 appointment letters to new recruits at different government departments tomorrow. And India needs greater reforms for foreign direct investment in manufacturing sector, says IMF Deputy Managing Director Geeta Gopinath. घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट, सेंसेक्स 187 अंक नीचे आया, निफ्टी 58 अंक फिसला, HUL का कुल तिमाही लाभ 12% बढ़कर 2,505 करोड़ रुपए पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक ने कहा, विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश के लिए देश में बड़े पैमाने पर आज सुधारों की है आवश्यकता। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 187 अंक यानी 0.3% घटकर 60,858 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक यानी 0.3% के ही घाटे के साथ 18,108 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स मामूली घाटे के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 187 points or 0.3% to close at 60,858. At the Nifty, at the National Stock Exchange shed 58 points or 0.3% to 18,108. In the broader market, the BSE mid-cap ended marginally lower, while the small-cap index shed 0.2%. Sectorally, at the BSE, the utilities index dropped 1.2%, the power index lost 1%, the consumer durables and FMCG indices declined 0.8% each, the consumer discretionary index slipped 0.7%, the telecom index fell 0.6%, the auto index slid 0.5%, while the BankX shed 0.4%. Among the advancing indices, oil and gas climbed 0.8%, energy rose 0.7% and metal added 0.6%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 12 पैसे कमजोर हुआ, 81.36 पर बंद हुआ। और अब कुछ खबरें कंपनियों के जो राजस्व संबंधी और आमदनी संबंधी आंकड़े आए हैं उन पर। सबसे पहले एशियन पेंट्स का समेकित लाभ तीसरी तिमाही में वार्षिक आधार पर 5.6% बढ़कर 1,073 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस अवधि में राजस्व वृद्धि 1.3% बढ़त के साथ 8,637 करोड़ रुपए दर्ज हुई। We also have the corporate results of HUL. Hindustan Unilever has reported a 12% year-on-year rise in net profit to 2,505 crore rupees for the third quarter of this fiscal December. Net sales during the same quarter climbed 16% to 14,986 crore rupees. This revenue growth was largely driven by beauty and personal care segment, home care and price hikes in laundry. हरवीर जी, बाजार पर आज यानी थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी है। वैश्विक बाजार देखें तो उनकी तुलना में कल अमेरिका में बड़ी गिरावट हुई, एशियाई बाजारों में मिला जुला असर रहा। यूरोप में कुछ देर पहले तक
गिरावट का दौर था। अपने यहां भी गिरावट हुई, लेकिन तुलनात्मक रूप से हमारे यहां कम प्रभावित हुआ। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, मार्केट ने जो एक इंडिकेशन है वो तो ग्लोबल मार्केट से ही ले रहा है, लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ अगर जो एफआईएस का कुछ एग्जिट हम देखते हैं तो डीआई का इन्वेस्टमेंट उसको पूरा कर दे रहा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट अफेक्ट तो करते हैं हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा जो ग्लोबल जो ट्रेंड है उसी पे चला जाए और सारा क्लू वहीं से ले। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, पर्टिकुलरली जो अवेलेबल इन्वेस्टेबल फंड है उसको अगर हम देखें तो उसके चलते तो ये जो अभी बदलाव है, हालांकि हम लोग कई दिन से पीछे कई सेशन से देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाता है कुछ नीचे आता है, तो बट इट इज रिमेनिंग रेंज बाउंड। उसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा भारी उतार चढ़ाव अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी को हम देख सकते हैं। Harviji, like you mentioned, it is range bound. It is moving within a band. But within this band, there are certain, shares and certain areas and segments that are really taking a good leap upwards. What do you think is the reason, and what are those sectors? No, actually, the two important points or factors behind that are, one is that investors are basically seeing some opportunity to invest into those stocks for better return, and the performance of the sector and companies, particular companies in the area. So these two factors are behind that, and maybe some stocks are low at that level where investor is seeing that there is a value to buy those stock at this stage. Right. So even when you feel that the market is at this level, there are certain good stocks which are still undervalued. You think this offers good opportunities to the investor? They should look at it carefully. It actually depends that whether big investors or large number of investors are seeing those stocks valuable or investable at this moment. Some stocks are very costly even now. So it depends that what kind of fund is being infused in the market. So that makes a difference. The trend, Yes. they should watch that. हरवीर जी, हम आपका ध्यान जो परिणाम आए हैं आमदनी संबंधी कंपनियों के उस पर, जो खासतौर से हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका परिणाम क्या दर्शा रहा? बाजार में जो एक औसत धारणा बनी हुई है उसमें इस परिणाम को हम संतोषजनक माने, अच्छा माने, या और अच्छा कर सकती थी कंपनी, ये समझें। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक एफएमसीजी कंपनी है और उसका जो प्रोडक्ट्स का बेस है वो काफी बड़ा होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो रोजमर्रा की खरीदारी है, अगर हम देखें HUL का जो सेल्स है वो बढ़ी है और ये 16% अगर है नेट सेल्स, तो वो अपने आप में एक अच्छा उसका काफी एक बड़ा ये एक तरीके से पॉजिटिव साइड में है। और उसमें हम देख रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट भी है वो 12% बढ़ा। इट इज अ गुड साइन। इट मीन्स आप उसको उस तरह देखिए, आपके जो स्पेंडिंग है कॉमन मैन की वो आ रही है मार्केट में, दे आर बाइंग, डिमांड इज कमिंग, बिकॉज ये एक तरीके का बैरोमीटर की तरह होता है इस तरीके के जो एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि ये रेगुलर जो आम रोजमर्रा की चीजें जो कंज्यूमर खरीदता है उसमें अगर ज्यादा ग्रोथ आने लगती है, इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है वो पैसा खर्च कर रहा है। और ये क्योंकि इसका बेस भी बड़ा होता है, रूरल एंड अर्बन बोथ। HUL has big market share in rural also. They have different kind of set of products कि कौन सा अर्बन मार्केट के लिए है, कौन सा रूरल मार्केट के लिए है, बट इट इज देयर। सो इफ द कंपनीज लाइक जो एफएमसीजी कंपनीज है, अगर उनका रेवेन्यू और सेल्स दोनों में अच्छा ग्रोथ है, इसका मतलब ये इकोनॉमी के लिए एक बेहतर संकेत है। यदि हम एशियन पेंट्स पर आपका ध्यान लेना चाहें तो उस क्षेत्र के लिए ये क्या दर्शा रहा? देखिए, एशियन पेंट्स का अगर आप देख रहे हैं कि उनका जो रेवेन्यू इंक्रीज है उसमें कोई बहुत बड़ा उस तरीके का जंप नहीं है सर, बड़ी मार्जिनल ग्रोथ। सो एक ये भी हो सकता है बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है उनका जो सीजनल ग्रोथ होता है, बट एट द सेम टाइम अभी जो आ रहा है कि आपके जो नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो फेस्टिवल सीजन के बाद के नंबर आ रहे हैं। जी 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 जी। तो इसका मतलब उनको बहुत बेहतर
जो है डिमांड उस तरीके का मार्केट में उनके इस तरीके से जंप नहीं आया बाकी में जिस तरह से आया। अपेक्षाकृत जैसा तुलनात्मक रूप से हम देखा करते थे कई वर्षों में, वो उस क्षेत्र में अभी और यानी कह लें कि आने में समय लगेगा। यहाँ पर चर्चा को हरवीर जी जब आप होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि आपकी विशेषज्ञता का कुछ लाभ हमारे आम श्रोताओं को मिल सके। सरकार ने इस बीच में कुछ नए कह लें कि नए क्षेत्रों पर ध्यान दिया है, खासतौर से ग्रामीण भारत पर, किसानों पर, और 3 सहकारी समितियों के निर्माण के बारे में चर्चा की गई है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो सहकारी समितियां हैं, बहुराज्यीय इन्हें कहा जा रहा है, किस रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी और सहभागी इसके कौन होंगे, और कुल मिलाकर ग्रामीण भारत और किसानों पर क्या असर आने की उम्मीद है? असल में देखिए कि अगर हम गवर्नमेंट का जो इंडिकेशन माने कि एक तो पहले सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, जो पहले एक विभाग होता था कृषि और सहकारिता मंत्रालय में, और कैबिनेट मिनिस्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले होम मिनिस्टर हैं, उनके पास इसका चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि सहकारिता को लेकर के सरकार काफी गंभीर है, और ये तमाम सारे लोग मानते हैं कि आपको जो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अगर बूस्ट देना है तो उसका रास्ता आपको कोऑपरेटिव्स को मजबूत करना होगा। क्योंकि रीजन ये है कि कोऑपरेटिव में क्या होता है कि आप कलेक्टिवली वेल्थ क्रिएट करते हैं और फिर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक वेलबींग का, ये बड़ा होता है। तो जो मेंबर्स होते हैं सबकी जो इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव आता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये कंपनी से कोऑपरेटिव अलग करता है। कंपनी में क्या है कि कंपनी में इन्वेस्टर पैसा लगाता है या लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, वो स्टॉक्स की वैल्यू देखते हैं कि स्टॉक की वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई, फिर उसको रिडीम करेगा या उनका अपना वैल्यू कैलकुलेशन करेगा। और कंपनीज का फोकस होता है कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि उनका स्टॉक एप्रिशिएट होता रहे, बिकॉज दैट इज एन इंडिकेटर कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कोऑपरेटिव में है कि जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने पे जोर होता है। सो इसका जो बेस होता है ये बड़ा होता है। तो इसमें आप ज्यादा तादाद में लोगों को बेहतर आर्थिक तरक्की दे सकते हैं। तो ये जो कदम है उसमें लग रहा है कि अब क्योंकि आपको फार्मर्स कलेक्टिव की तरफ जाना है, उनको बेहतर दाम अपनी उपज का मिले, उनकी लागत घटे, 2 ही उपाय हैं, तो उससे उनका जीवन बेहतर होगा। लागत घटने में भी अगर फार्मर्स कलेक्टिव है, वो कोऑपरेटिव हो या एफपीओ हो, उसमें यह है कि वो जो उनके इनपुट्स हैं उनको वो एक साथ खरीद सकते हैं, लेकिन जब बेचेंगे वो इकट्ठा आगे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक थ्योरी चलती है कि किसान सब कुछ रिटेल में खरीदता है और थोक में बेचता है। तो थोक में बेचने का मतलब वो सस्ते में बेचता है, और जब वो कुछ खरीदने की बारी आती है वो हर चीज महंगी खरीदता है। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव वो उसको बदलता है। तो ये जो कदम है कि पहले मंत्रालय बना, फिर अभी कोऑपरेटिव पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, एक कमेटी बनी हुई है, उम्मीद है जल्दी शायद वो सामने आए। और इसके अलावा जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको उनका डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया था, तो वो एक हो जाएगा, तो वो कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, प्लस ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप ये देखिए कि 3 जो सोसाइटी हैं वो 3 अलग अलग कामों के लिए बनाने की बात हुई है। एक निर्यात के लिए बनेगी, तो निर्यात में जो कुछ भी उत्पाद को वो निर्यात कर सकते हैं मिलजुल कर। मल्टी स्टेट का मतलब है कि बहुराज्य समिति जो कई राज्यों में एक्टिवली काम कर रही है। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के तहत चलती हैं। तो ये एक्सपोर्ट के लिए हो गया। फिर एक बड़ा बिजनेस के रूप में आ रहा है सीड। सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एग्रीकल्चर, कि अगर आपके पास बेहतर बीज है, बेहतर गुणवत्ता का बीज है, तो वो आपकी फसल की उत्पादकता और आपके रिटर्न को वहीं से तय करता है। लेकिन अभी क्या है कि ज्यादातर जो सीड का काम है उसमें प्राइवेट सेक्टर का काफी दायरा बढ़ा है, प्राइवेट कंपनीज आई हैं। बट कोई भी प्राइवेट कंपनी का मोटिव जो है प्रॉफिटेबिलिटी होता है। यहां अगर कोऑपरेटिव काम करेगी, यहां कोऑपरेटिव का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, वो अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक वेलबींग होगा। तो यहां पर यह है कि अगर अच्छी वैरायटी का
जो बीज है वो किफायती दाम पर किसान को उपलब्ध होगा तो वो उसको खरीद पाएंगे और अच्छी गुणवत्ता का जो बीज है वो ज्यादा उपयोग में आने लगेगा। उससे ये होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ेगा। ये किसान के लिए फायदेमंद है, वो देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अभी हम लोग जो उत्पादकता का हमारा स्तर है उसमें जो वैश्विक जो औसत है जो अच्छे देशों का जहां पर ऑप्टिमम जिन्होंने हासिल किया है उसके मुकाबले अभी हम बहुत नीचे हैं। हमारे जितना जो एरिएबल लैंड है, चाइना के पास उतना खेती की जमीन नहीं है, बट उनका उत्पादन से गेहूं वो हमसे ज्यादा उपजाते हैं, तो और कई फसलें में वो हमसे ज्यादा उपजाते हैं, क्योंकि वहां पर जो यील्ड है वो बहुत बेहतर है। और उसके लिए कई चीजें, सीड से पहले काम शुरू होता है, सॉयल हेल्थ से शुरू होता है, फिर आपका कैसे आप क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं इससे होता है, सीड हो गया। तीसरा फिर आपका जो तीसरी सोसाइटी है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए है। तो अभी हमारे देश में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन हमारे जो किसान हैं या जो सोसाइटीज छोटा छोटा काम कर रही हैं उनके उत्पाद को अभी वो वैल्यू नहीं मिल पाती जो कि मिल सकती है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग के थ्रू। अगर कोई नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेगा जहां पर स्किल्ड लोग होंगे जो पारंगत हो मार्केटिंग में, तो वो देश और दुनिया के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अगर इतने बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव में काम शुरू होगा तो ये देश भर के जो छोटे किसान हैं जिनको ऑर्गेनिक की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, और जाहिर सी बात है ये एक चैलेंज भी है कि आपको जो केमिकल का यूज है एग्रीकल्चर में वो कम करना है। बट उसके बाद अगर किसी किसान ने ऑर्गेनिक उपज ली है, उसको अगर उसका दाम सामान्य से ज्यादा नहीं मिलेगा तो फिर वो एडवांटेज नहीं ले सकते। तो अगर इस तरीके की जो कोऑपरेटिव नेशनल लेवल पर काम करेगी और एक मार्केट खड़ा करेगी और इन उत्पादों के लिए देश में भी और विदेश में भी हेल्प करेगी फार्मर्स को ब्रांडिंग में, लेबलिंग में, ग्रेडिंग में, पैकेजिंग में, तो ये मेरे ख्याल से अगर हम देखें कि अगले कुछ वर्षों में ये कामयाब होती है कोऑपरेटिव, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे पॉजिटिव साइड में। उम्मीद करें कि ऐसा हो और किसानों की माली हालत में बड़े स्तर पर बदलाव आए। एब्सोल्युटली। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार को विस्तार देते हुए वैश्विक बाजार में चलें। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। अमरीकी शेयर बाजार में कल हुई गिरावट से निवेशकों की धारणा आज एशियाई शेयर बाजारों में थोड़ी बहुत प्रभावित हुई। कहीं लिवाली तो कहीं बिकवाली भी की गई। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.5% घाटे के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की गिरावट हुई। उधर हांगकांग का हेंग सेंग 0.1% नीचे आकर बंद हुआ। निवेशकों की लिवाली से चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कोस्पी दोनों सूचकांकों में 0.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6%, फ्रांस का CAC 40 0.7% और जर्मनी का डैक्स 0.8% घाटे में चल रहे थे। We have some interesting news from the U.S. markets. On Wall Street, the S&P 500 and the Dow lost almost 2% each yesterday after weak economic data fueled recession worries, while hawkish comments from Federal Reserve officials soured investor moods further. In fact, before the market opened, U.S. economic data showed that retail sales and factory production fell more than expected. Retail sales plummeted 1.1% month-on-month in December. So the Dow Jones Industrial Average fell 614 points or 1.8% to end at 33,297, and the S&P 500 lost 62 points or 1.6% to close at 3,929, while the Nasdaq Composite dropped 138 points to 10,957. In oil prices, we have a look and we see that while we were looking at them, there has been a change in oil prices. Also, global crude oil futures fell by about 1% today, extending losses from the previous day as a surprise jump in U.S. crude stocks weighed on the market along with fears of a recession. So the Brent crude oil futures lost 65 cents to trade at $84.33 a barrel. The U.S. crude futures declined 79 cents to $78.69 a barrel. Harveerji, we've just taken a look at the international scenario.
quickly you'd earlier said that the Indian market is of course taking cues from what's happening globally. And globally also we see that by and large, though fears of recession and inflation are abating, markets are still going down. Your views? No, actually, we have to see, because these multilateral organizations, IMF and World Bank, predicted a lower growth this year. Maybe we are performing better than all major economies, but the number from China is also not very encouraging, as well as from other economies, the big economies. So that's why we are seeing that these oil prices are going down. And still, despite up to some extent the control of the inflation, but U.S. Fed is not very convinced. Maybe this stance of increase in policy rate may continue. So that is also a very important aspect. आइए आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं स्वदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों और पदों पर जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर इंस्पेक्टर, शिक्षा, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मयोगी प्रबंधन मॉडल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। News from the International Monetary Fund. China could see a sharp recovery in economic growth from the second quarter onwards based on current inflection trends after the dismantling of most COVID-19 restrictions. The IMF Deputy Managing Director Geeta Gopinath said yesterday. She added, but if growth in China comes in much more strongly, which is a possibility, then we could see another spike in oil prices or energy prices. She was speaking on the India IMF at that conference. Speaking on India, the IMF Deputy Managing Director Geeta Gopinath cautioned that India needs to work on labour markets and land, even as she hailed the country for doing better than many global economies. यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सुधार करने होंगे। किस दिशा में सुधार की आवश्यकता आपको लगती है जिससे कि हमारा जो एफडीआई है वो बढ़े? देखिए, हमारे सामने एक चैलेंज है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कैसे लाएं, और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा टारगेट है कि हम जीडीपी का 25% तक लेकर के जाएं, वो एक टारगेट है। उसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एफडीआई का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग को। आप इस तरह देखिए कि जो ग्लोबल लेवल पर जो वैल्यू चेन्स हैं वो इंडिया को एक नए डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है, एक अपॉर्चुनिटी देख रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, क्योंकि चाइना से धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। हम लोग जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं, आईफोन में देख रहे हैं। सो उस केस में जो इन्वेस्टर है वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक तो वो देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होगा क्या, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैंड जो उसके लिए अवेलेबिलिटी कैसी है, ईज ऑफ डूइंग कैसा है। ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नो डाउट लेबर रिफॉर्म्स को भी वो देखते हैं। Right. So, yeah. Sorry. So coming in here, when you speak of labor reforms, sir, and land and availability, so we've had that, we are working on that, but now when China, kind of wakes up again and comes back strongly into the market, stakes its claim, do you think India will lose ground? No, actually, it's not a big change on China's situation. China has come out from the COVID, basically, zero COVID restriction and all. So they are ending the restriction and opening it to that. So the basic feature of China in terms of manufacturing hub and all, that remains the same. So it is basically that the restrictions are going, so that activities are taking the normal situation like earlier it was there. But at the same time, in the long run, some manufacturer may be interested to shift the base. Some of them gone to Vietnam also.
Right. So attitudinal changes are happening in investors. They want stability. They want in other that factors. Case, other factors. But at the same time, we are also working like on labor code. We are working on that. And I think we have very good manpower. And you see that in China, because this population is already stagnant, is stagnant, going down now. So the workforce, basically, maybe more and more are going into this retirement age and old Aging, age. that's right. So young talent, young skill manpower, we have the advantage. So maybe that may be tapped by the investors in India. हरवीर जी, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कह लें कि बिंदु उभर कर सामने आ रहे हैं। एक कि चीन की बड़ी तादाद बूढ़ी होगी और उनका जो उन पर उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए खर्चा है वो बढ़ेगा। दूसरी ओर भारत में हमारे यहाँ जवानों की जो कह लें तादाद है वो बढ़ेगी। अभी भी भारत दुनिया के कई देशों की तुलना में जवान देश है। वर्किंग फोर्स जो हमारे श्रम है वहां पर, वैसे में जो प्रधानमंत्री का एक आह्वान था कि आप भारत में आकर अपना निर्माण करें, विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी, और जो कोविड के बाद की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें कई देश +1 की नीति के तहत देख रहे थे, उसमें भारत कहां खरा उतरता है, भारत के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं? इस तरह देखिए आपके, जैसे आपने कहा +1, क्योंकि अभी क्या है कि ग्लोबली जो इकोनॉमीज हैं और जो ऑपरेशंस हैं कंपनीज के भी, इवन सर्विसेज में भी, नॉट ओनली जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत इंटरलिंक्ड है। उसमें आउटसोर्सिंग बहुत है और ये वैल्यू चेन में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो उसमें अगर कहीं एक जगह आप सारा डिपेंडेंसी कर लेंगे तो जो पेंडेमिक का सिचुएशन दुनिया ने फेस किया, ऐसे में आप क्या करेंगे? या अभी जैसे चाइना ने पूरा जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई और सब कुछ बंद कर दिया, सो इट अफेक्ट्स द ऑपरेशन। सो इन दैट केस जो बड़े कॉरपोरेशन है वो चाहते हैं कि उनके पास एक उसका विकल्प हो, और उस विकल्प के रूप में उनके लिए भारत एक अच्छा उस तरीके का डेस्टिनेशन है। दूसरे, जैसे आपने पक्ष किया कि भाई जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका एज फैक्टर जो है, अब अगर आप देखें कि जैसे जापान में इशू आया, चाइना की तरफ, कोरिया की तरफ हो गए, अब वहां से अब चाइना में इशू आ रहा है, तो उसमें वो जो दूसरी जो यंग जहां पर वर्कफोर्स ज्यादा है उस तरफ जाना चाहेंगे। और ये सर्विसेज में भी है, बिकॉज सर्विसेज आर नॉट जस्ट फिजिकल सर्विसेज, सर्विसेज आर ऑल्सो लाइक इन बैंकिंग, थ्रू IT, अकाउंटिंग, इवन एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब चीजें हैं। और ये जो अभी हम लोग कई सारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कंट्रीज के साथ, तो उसमें भी ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वो फिर 1 to 1 हो रहे हैं कंट्रीज के साथ में, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है और इसका शायद हमें फायदा मिलेगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों पर सोने का मूल्य आज 52 रुपए कम हुआ, 56,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी भी 850 रुपए नुकसान के साथ 68,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई। हरवीर जी, सोने में इस बीच में हमने कुछ यानी कह लें कि 1-2 महीने में ऊपर जाने का क्रम इसका काफी तेज देखा गया है। कुल मिला के आने वाले दिनों में कैसा लग रहा, संक्षेप में? देखिए, ये इसके पीछे एक बड़ी वजह जो रिसेशनरी जो एक चिंता रही है वो इसकी मुख्य वजह रही है, और अगर आने वाले दिनों में ये जो डर है वो कम होता है तो फिर मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा कोई स्पाइक हम नियर फ्यूचर में देखेंगे। यानी आने वाले दिनों में कोई बहुत अधिक ऊंचे जाने के इसके आसार नहीं है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हरवीर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Harveer ji, for joining us in the studio today. And now, before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex falls 187 points, Nifty drops 58 points, and in corporate earnings, HUL's third quarter net profit rises 12% to 2,505 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi to distribute nearly 71,000 appointment letters to new recruits at different government departments tomorrow. And India need greater reforms for foreign direct investment in manufacturing sector, says IMF Deputy Managing Director Geeta Gopinath. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.